हेलो एवरीवन, मेरा नाम ओम प्रकाश है और आज हम पढ़ेंगे यूरोलॉजी का सी पार्ट जो होता है प्रोस्टेट। ठीक है, प्रोस्टेट पढ़ेंगे आज इस वीडियो में हम लोग। तो देखते हैं प्रोस्टेट में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहला हम आते हैं। हाँ, ये आपका काफ़ी कॉमन होता है बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया, जो कि बहुत कॉमन डिजीज़ है ना। ये क्या है आपका, इट इज़ ए बिनाइन एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट विच अकर्स आफ्टर 50 ईयर्स। ठीक है, ये आपका क्या होता है, प्रोस्टेट का बिनाइन एनलार्जमेंट हो जाता है जो कि 50 साल के बाद दिखता है, यूजुअली बिटवीन 60 एंड 70 ईयर्स। BPH अफेक्ट बोथ ग्लैंडुलर एपिथेलियम एंड कनेक्टिव टिश्यू स्ट्रोमा। ठीक है, तो ये क्या आपका बिनाइन एनलार्जमेंट है प्रोस्टेट का जो 50 साल के बाद दिख रहा है और ये मेनली 60-70 बीच में दिखता है। और ये क्या है आपका ग्लैंडुलर एपिथेलियम और कनेक्टिव टिश्यू स्ट्रोमा दोनों का आपका इफेक्ट करता है। ठीक है, क्या करता है आपका ग्लैंडुलर एपिथेलियम और कनेक्टिव टिश्यू स्ट्रोमा को। अब आते हैं इटियोलॉजी कि आपका BPH क्यों हो रहा है। ठीक है, तो इटियोलॉजी क्या है आपका, तो कुछ थ्योरी आया है इसमें जो आपका इटियोलॉजी बताता है। तो हम देखते हैं क्या थ्योरी है। ठीक है, इट इज़ इनवॉलंटरी हाइपरप्लेजिया टू डिस्टर्बेंस ऑफ द रेशियो एंड क्वांटिटी ऑफ सर्कुलेटिंग एंड्रोजन एंड एस्ट्रोजन। पहला थ्योरी क्या बोलता है कि इसमें क्या होता है, अपने आप ये हाइपरप्लेजिया हो जाता है क्योंकि इसमें आपका सर्कुलेटिंग एंड्रोजन एंड एस्ट्रोजन का आपका डिस्टर्बेंस हो जाता है। ठीक है, दूसरा क्या है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से क्या होता है आपका जो न्यूट्रलाइजिंग हार्मोन है आपका, वो आपका पल्सेटाइल रिलीज कराता है। ठीक है, वहाँ से क्या होगा, न्यूट्रलाइजिंग हार्मोन जो है वो निकलेगा। ठीक है, फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी स्टिमुलेट करेगा लेडिक सेल को और रिलीज़ करेगा टेस्टोस्टेरोन को। जो प्रोस्टेट में जाएगा वो रिलीज़ करेगा 5 अल्फा रिडक्टेज टाइप 2 ऑफ प्रोस्टेट, जो कन्वर्ट करेगा टेस्टोस्टेरोन को DHT में, डाईहाइड्रेट टेस्टोस्टेरोन में। ठीक है, फॉर इट्स इफेक्ट DHT इज 5 टाइम्स मोर पोटेंट दैन टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, 90% टेस्टोस्टेरोन इज फ्रॉम टेस्टिस। ठीक है, 90% जो है वो आपका टेस्टिस से ही निकलता है, रिमेनिंग जो है आपका 10% एनल कॉर्टेक्स से निकलता है। पहला क्या बोला कि आपका सर्कुलेटिंग एंड्रोजन और एस्ट्रोजन आपका दोनों में हो जाता है क्या बोलते हैं, डिस्टर्बेंस हो जाता है, रेशियो में डिस्टर्बेंस हो जाता है, जिससे कारण आपका दिक्कत हो सकता है। दूसरा क्या आपका कि हाइपोथैलेमस क्या किया, LHRH निकाला, जो क्या किया न्यूट्रलाइजिंग हार्मोन को रिलीज़ किया। उसके बाद न्यूट्रलाइजिंग हार्मोन क्या किया, वो आपका प्रोस्टेट में गया, प्रोस्टेट जाकर 5 अल्फा रिडक्टेज को रिलीज़ किया, जो आपका टेस्टोस्टेरोन को डाईहाइड्रेट टेस्टोस्टेरोन में रिलीज़ करता है। और डाईहाइड्रो क्या करेगा, वो ज़्यादा पोटेंट है एज कम्पेयर टू टेस्टोस्टेरोन। विथ एज टेस्टोस्टेरोन लेवल ड्रॉप स्लोली बट फॉल ऑफ एस्ट्रोजन लेवल इज़ नॉट इक्वल। ठीक है, एज के साथ साथ क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन लेवल गिरता है लेकिन आपका एस्ट्रोजन लेवल नहीं गिरता। सो प्रोस्टेट एनलार्ज थ्रू इंटरमीडिएट पेप्टाइड ग्रोथ फैक्टर। ठीक है, तो जो आपका एस्ट्रोजन लेवल है वो आपका इंटरमीडिएट पेप्टाइड ग्रोथ फैक्टर रिलीज करता है, जो कि प्रोस्टेट को एनलार्ज करता है। BPH इज ए बिनाइन नियोप्लाज्म। ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड एज फाइब्रोमायोएडेनोमा। द नियोप्लास्टिक थ्योरी इज ओल्ड वन, नॉट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, नाउ अंडर डिबेट। ठीक है, BPH arise from submucosal gland of periurethral transitional zone with stromal proliferation and adenosis. It eventually compress the peripheral zone and enlarges lateral lobe. ठीक है, ये क्या बोल रहे हैं कि ये अराइज कहाँ से करता है, सब म्यूकोजल ग्लैंड से अराइज करता है ऑफ पेरियोथल ट्रांजिशनल जोन से विथ स्ट्रोमल पॉलिफरेशन एंड एडिनोसिस। इट इवेंचुअली कंप्रेस द पेरिफेरल जोन एंड एनलार्ज एज अ लैटरल लोब। ठीक है, आप सिर्फ याद रखना कि BPH जो है सब म्यूकोजल ग्लैंड से अराइज हो रहा है। ठीक है, मेन जो है अपन वो पढ़ेंगे, सब म्यूकोजल ग्लैंड से अराइज हो रहा है और वो क्या कर रहा है, एज अ लैटरल लोब से एनलार्ज कर रहा है। ठीक है, BPH अराइज फ्रॉम सब सर्वाइकल ग्लैंड ऑफ सेंट्रल जोन एनलार्ज मिडिल लोब प्रोजेक्टिंग अप इनटू ब्लैडर। हाँ देखो, ये बोल रहा है कि ना 2 लोब से वो होता है, एक है आपका लैटरल लोब है ना, एक आपका मीडियन लोब। ठीक है, तो लैटरल लोब में क्या होता है, सब म्यूकोजल ग्लैंड से अराइज होता है। ठीक है, लैटरल लोब में। और मीडियन लोब में क्या होता है आपका, सब सर्वाइकल ग्लैंड से वो अराइज होता है। ठीक है, 2 ग्लैंड है, सब म्यूकोजल और सब सर्वाइकल, तो आपका सब म्यूकोजल सब सर्वाइकल हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं पैथोलॉजी में। BPH यूजुअली इन्वॉल्व मीडियन एंड लैटरल लोब और वन ऑफ देम। ठीक है, BPH क्या करेगा, या तो मीडियन लोब या तो लैटरल लोब, दोनों में से कोई एक को इन्वॉल्व करेगा, फिर दोनों कर देगा। इट इन्वॉल्व्स एडिमेटस जोन ऑफ प्रोस्टेट। ठीक है, वो किसको इन्वॉल्व करेगा, एडिमेटस जोन ऑफ प्रोस्टेट इन्वॉल्व करेगा सब म्यूकोजल ग्लैंड। ठीक है, सब म्यूकोजल ग्लैंड। मीडियन नोब एनलार्ज इनटू द ब्लैडर। मीडियन नोब जो है वो ब्लैडर के अंदर रख के एनलार्ज करेगा। ठीक है, और लैटरल लोब क्या करेगा, वो यूरेथ्रा को नैरो करेगा। देखो, दोनों का अलग अलग फंक्शन है। जो मीडियन है ना, जो आपका मीडियन लोब है
वो आपका ब्लैडर को दिक्कत कर रहा है, वो ब्लैडर के अंदर एनलार्ज कर रहा है, जिसके कारण ब्लैडर का कॉन्स्ट्रिक्शन हो जा रहा है, ठीक है। और जो आपका लैटरल है वो आपका यूरेथ्रा को एनलार्ज कर रहा है, यूरेथ्रा को नैरो कर रहा है, ठीक है। यूरेथ्रा अबव द वेन्यूमेटस गेट्स एलोंगेटेड एंड नैरो, ठीक है, एलोंगेटेड एंड नैरो। ब्लैडर इनिशियली टेक्स द प्रेशर बर्डन कॉजिंग ट्रेबिकुलेशन, सेकुलेशन एंड लेटर डायवर्टिकुलर फॉर्मेशन। Enlarged prostate compress the prostatic venous plexus causing congestion called as vesical piles leading to hematuria, ठीक है। जो प्रोस्टेट जब बड़ा हो जाता है वो क्या करता है, प्रोस्टैटिक वीनस प्लेक्सस को कंप्रेस कर देता है, जिसके कारण कंजेशन हो जाता है और इससे हमको हेमेचुरिया देखने को मिलता है, ठीक है। अब आते हैं इंक्यूबेशन ऑफ BPH एज सोर्स ऑफ हेमेचुरिया बिफोर एक्सक्लूडिंग द अदर कॉजेज सिस्टम एज डिकोइंग प्रोस्टेट। हटाओ, इसको नहीं पड़ी जरूरत नहीं है। किडनी और यूरेटर में क्या दिक्कत, किडनी और बैक प्रेशर कॉजेज हाइड्रोयूरेटर एंड हाइड्रोनेफ्रोसिस, ठीक है। BPH के कारण बैक प्रेशर आता है, जिसके कारण यूरिन जो है आपका किडनी में और आपका यूरेटर में जाता है, जिससे हाइड्रोयूरेटर और हाइड्रोनेफ्रोसिस हो जाता है, ठीक है। सेकेंडरी एसेंडिंग इन्फेक्शन क्या करता है, वो एक्यूट और क्रोनिक पाइलोनेफ्राइटिस कॉज कराता है। ऑफन सीवियर ऑब्स्ट्रक्शन कैन लीड टू ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी विथ रीनल फेलियर, ठीक है। ऑफन सीवियर ऑब्स्ट्रक्शन कैन लीड टू ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी विथ रीनल फेलियर। BPH कॉज इम्पोर्टेंस, ठीक है। BPH क्या करता है, इम्पोर्टेंस भी कॉज करा सकता है। BPH कॉज इम्पोर्टेंस और सीवियर ऑब्स्ट्रक्शन एंड लीड टू ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी, ठीक है। फीचर्स क्या है, वही है कि इससे फ्रिक्वेंसी बढ़ जाएगा, फ्रिक्वेंसी बढ़ेगा ड्यू टू इंट्रोजन ऑफ सेंसिटिव यूरेथ्रल म्यूकोसा इन द ब्लैडर, ठीक है। और अर्जेंसी उसको बहुत ज़्यादा आएगा और ओवरफ्लो हो जाएगा, टर्मिनल रिबलिंग होगा, उसको डिफिकल्टी होगा, मैच्योरेशन में पेन होगा, उसको है ना, पेन होगा, उसको पेन होगा और लॉइन में पेन होगा, क्योंकि वहाँ पे आपका हाइड्रोनेफ्रोसिस हो गया है, कॉम्प्लिकेशन में आपको ब्लैडर में इन्फेक्शन हो गया, दर्द होगा, उसको एक्यूट रिटेंशन ऑफ यूरिन होगा उसको, ठीक है। क्रोनिक भी हो सकता है, क्रोनिक रिटेंशन भी हो सकता है, रिटेंशन विद ओवरफ्लो हो सकता है उसको, ठीक है। इम्पेयर ब्लैडर एम्पटाइम विथ इट्स प्रॉब्लम लाइक सिस्टाइसिस, यूरेथ्राइटिस, स्टोन फॉर्मेशन एंड रेस्टोर यूरिन, ठीक है। ब्लैडर एम्पटाइम का दिक्कत होगा उसको, हेमेचुरिया हो सकता है, रीनल फेलियर हो सकता है उसको, और प्रोस्टाटिज्म। क्या प्रोस्टाटिज्म क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है सिम्टम लाइक फ्रीक्वेंसी बोथ एट डे एंड नाइट, ठीक है। जो दिन में और रात में दोनों टाइम पे आपको फ्रीक्वेंसी में दिक्कत होगा, प्रोस्टाटिज्म होगा। डिले इन स्टार्टिंग एंड डिफिकल्टी इन मैच्योरेशन। टेंडेंस इन सुप्राप्यूबिक रीजन, है ना, आपको सुप्राप्यूबिक रीजन में टेंडेंस दिखाई देगा विद पाल्पेबल एनलार्ज ब्लैडर ड्यू टू क्रोनिक रिटेंशन। हाइड्रोनेफ्रोटिक किडनी में भी पाल्पेबल, ठीक है। हाइड्रोनेफ्रोटिक किडनी हम पाल्पेट कर सकते हैं। पर रेक्टल एग्जामिन करोगे तो आपको एनलार्ज प्रोस्टेट नज़र आएगा, ठीक है, और ब्लैडर एम्प्टी होगा। और देखो ये है आपका हेसिस्टेंसी, पुअर फ्लो, ड्रिबलिंग, इंटरमीडिएट स्ट्रीम, पुअर ब्लैडर एम्पटाइम, एपिसोड ऑफ नियर रिटेंशन, फ्रीक्वेंसी, नॉक्ट्यूरिया, अर्जेंसी, आर्ग्यू इनकॉन्टिनेंस, नॉटल इनकॉन्टिनेंस, ये होगा आपको, ठीक है। और फिर उसके बाद अपन आते हैं DD में। DD में वही है, ब्लैडर ट्यूमर, वैसे वही दिखता है आपको, ब्लैडर ट्यूमर हो गया है ना, और आपका कार्सिनोमा प्रोस्टेट हो गया है, और स्ट्रक्चर यूरेथ्रा हो गया है। अभी फिर आपका न्यूरोलॉजिकल कॉजेस हुआ है, जैसे डायबिटीज़, ना, टेबीज़, पार्किंसन डिजीज़, इडियोपैथिक डिफ्यूजर एक्टिविटी ख़राब हो गया है, ठीक है। ये सब मैं आपका अब कैसे इसको इन्वेस्टिगेट कैसे करेंगे अपन, यूरिन का माइक्रोस्कोपी कर देंगे, ब्लड यूरिया, सेम क्रिएटिनिन सेम है, ठीक है। USG, हाँ, एक नया आता है यूरोडायनेमिक, ठीक है, यूरोडायनेमिक, ये अपन करेंगे आपके BPH में। यूरिन फ्लो रेट अगर 15, हाँ, यूरिन फ्लो रेट क्या होता है इसमें 15 ml पर सेकेंड से जो होता है वो नॉर्मल होता है, लेकिन इसमें क्या होगा आपका 10 ml, क्या बोल रही है, यूरिन फ्लो रेट इज ग्रेटर 15 ml पर सेकेंड नॉर्मल, तो 10 से 15 ml इज इक्विवोकल। बॉडी प्रेशर स्मॉलर देन 60 सेंटीमीटर वाटर इज नॉर्मल, 60 से 80 इज इक्विवोकल। सिस्टोस्कोपी कर देंगे अपन, है ना, ट्रांसरेक्टल अल्ट्रासोनोग्राफी, एसिड फॉस्फेटेस, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, IVU, सीरम मेटाबोलाइट, ठीक है। आपको जो याद आता है आप वो सब लिख सकते हो उसमें, ठीक है। अब आते हैं अपन आते हैं इसमें मैनेजमेंट में क्या है, पेशेंट विद एक्यूट रिटेंशन ऑफ यूरिन रिक्वायर्स यूरेथ्रल कैथेटराइजेशन। इन यूरेथ्रल कैथेटराइजेशन फेज देन सुप्राप्यूबिक सिस्टेक्टोमी, ठीक है। सुप्राप्यूबिक के लिए अपन क्या करेंगे, सिस्टेक्टोमी कराएंगे और यूरिन को ऊपर निकालेंगे। इफ पेशेंट प्रेजेंट विद यूरेमिया देन यूरेथ्रल कैथेटराइजेशन इज मस्ट, दिस दैट अलाउ किडनी टू फंक्शन एडिक्वेटली एंड फर्दर ऑब्स्ट्रक्टिव डैमेज इज प्रिवेंटेड। अगर पेशेंट को यूरेमिया है तो अपन क्या करेंगे, उसमें यूरेथ्रल कैथेटराइजेशन ही करेंगे, उससे क्या होगा, जो किडनी और अच्छा फंक्शनिंग करेगा और ऑब्स्ट्रक्टिव डैमेज जो है प्रिवेंट होगा। सीरम इलेक्ट्रोलाइट शुड बी करेक्टेड प्रॉपर्ली इन दिस पेशेंट, ठीक है। सीरम इलेक्ट्रोलाइट को अपन करेक्ट करेंगे इन दिस पेशेंट। इंडिकेशन क्या है फॉर सर्जरी के लिए,
अगर उसको प्रोस्टेटिज्म है, एक्यूटेशन हो गया, उसको क्रोनिक हो गया है, कॉम्प्लिकेशन आ रहा है उसको, जैसे कि हाइड्रोयूरेटर, हाइड्रोनेफ्रोसिस, स्टोन फॉर्मेशन और हेमाचूरिया, इसे अपन सर्जरी करेंगे। सर्जरी क्या करते हैं अपन? TURP, ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट, ठीक है, ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट यूजिंग सिस्टोस्कोप विद फ्लूइड लाइक ग्लाइसिन इरिगेटिंग कंटिन्यूसली एनलार्ज प्रोस्टेट इज आइडेंटिफाइड एंड रिसेक्टेड यूजिंग अ लूप विद अ हैंड कंट्रोल, ठीक है। ये क्या बोल रहे हैं कि सिस्टोस्कोप के यूज़ से हम क्या बोलते हैं, ग्लाइसिन इरिगेटिंग को डालेंगे कंटिन्यूसली, और प्रोस्टेट एनलार्ज तो है ही, उसको आइडेंटिफाई करेंगे और उसको निकाल देंगे बाय लूप विद हैंड कंट्रोल। रिसेक्शन इज डन यूजिंग हाई फ्रिक्वेंसी डायथर्मिक करंट अबव द लेवल ऑफ वेंडोमेटनम, ठीक है। ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट, ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट। After surgery, continuous bladder irrigation using normal saline is done using 3-way Foley's catheter, ठीक है। अब आते हैं अपन, सिंपल याद रखो, ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट। नाम पता चल रहा है कि अपन यूरेथ्रस से जाते हुए अपन क्या कर रहे हैं, प्रोस्टेट को निकाल रहे हैं, ठीक है। तो सिस्टोस्कोप से यूज से अपन एनलार्ज प्रोस्टेट को आइडेंटिफाई कर रहे हैं और लूप से अपन हैंड कंट्रोल से उसको रिसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये याद कर लेना इसमें, ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन प्रोस्टेट। दूसरा क्या आपका, फेयर्स सुप्राप्यूबिक ट्रांसवेसाइकल प्रोस्टेक्टोमी, ठीक है। क्या नाम है इसका? फेयर्स सुप्राप्यूबिक। सुप्राप्यूबिक वो क्या था? ट्रांसप्यूबिक या सुप्राप्यूबिक। बिफोर TURP इट इज पॉपुलर एंड वाज द पोस्चर ऑफ चॉइस फॉर एनलार्ज प्रोस्टेट, ठीक है। फिर आप मिलेनेट्रोप्यूबिक, आपको याद नहीं आ रहा, इधर रखना, याद रखना, एक ट्रांसप्यूबिक था, एक सुपरप्यूबिक है और एक रेट्रोप्यूबिक है। रेट्रोप्यूबिक प्रोस्टेक्टोमी, यंग पेनियल प्रोस्टेक्टोमी, माइक्रोवेव हाइपरथर्मिया, लेजर ट्रीटमेंट, हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रीटमेंट, प्लेसमेंट ऑफ यूरेथ्रल स्टेंट, है ना, और यूरेथ्रल स्टेंट विच आर इनर्ट, और अपन पेशेंट इफ पेशेंट प्रेजेंट विथ एक्यूट रिटेंशन ऑफ यूरिन, इनिशियल यूरेथ्रल कैथेटराइजेशन इज डन, ठीक है। और स्पेसिफिक प्रॉब्लम हो सकता है इसको, रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन, एयरटेल डिसफंक्शन, है ना, फेलियर। अब कौन सा ड्रग कौन सा यूज़ करते हैं अपन? तो अल्फा-1 हाइड्रोजेनिक ब्लॉकिंग एजेंट क्या क्या होता है वो, जैसे प्राजोसिन, टेराजोसिन, है ना, इंट्रोमाइसिन, इसे यूज़ करते हैं, जो रिड्यूस करता है ब्लैडर नेक के रेजिस्टेंस को, ठीक है, और फ्लोर को इम्प्रूव करता है। अल्फा-1 हाइड्रोजेनिक ब्लॉकिंग एजेंट, ठीक है। दूसरा क्या है, 5-अल्फा रिडक्स इनिबिटर, जैसे कि आपका फिनेस्ट्राइड हो गया, ठीक है, वो सब करता है। अब फिर आते हैं अपन ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन। अगर आपके ब्लैडर के आउटलेट में ऑब्स्ट्रक्शन हो गया तो आप क्या करोगे? इट इज़ अ लो यूरिनरी फ्लो रेट, ठीक है, विद द प्रेजेंस ऑफ हाई वॉइडिंग प्रेशर। आपको प्रेशर तो बहुत आ रहा है लेकिन जो फ्लो है वो बहुत कम हो रहा है, मतलब क्या है, आपके ब्लैडर के आउटलेट में ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है। इट्स एन एरोडायनेमिकली कंफर्म एंटिटी। इट इज़ डायग्नोस्ड बाय एरोडायनेमिक प्रेशर फ्लो स्टडी, ठीक है। फ्लो रेट विल बी लेस देन 10 ml per second with वॉइडिंग प्रेशर मोर देन 80 सेंटीमीटर ऑफ वाटर। तो पढ़े ना अपन कि क्या क्या नॉर्मल होता है, 15 से 20 नॉर्मल होता है आपका फ्लो, है ना, लेकिन इससे फ्लो रेट क्या है, 10 से कम हो गया है। तो आपका वॉइडिंग प्रेशर तो आ रहा है, आपको मन तो कर रहा है कि मेरे को करना है, यूरिन निकालना है, एक्सक्रीट करना है, मगर आपका यूरिन बहुत स्लो निकल रहा है। इवेंचुअली डिटर्जर इनएफिशिएंसी अकर्स कॉजिंग सिग्निफिकेंट रेसिडुअल यूरिन, ठीक है। इसमें होता है क्या, मेनली आपका डिटर्जर का जो मसल है उसकी इनएफिशिएंसी हो जाता है। कॉजेज़ क्या है, आपका आ गया तो आपको BPH हो गया है, या ब्लैडर नेक का हाइपरट्रॉफी हो गया है, स्क्लेरोसिस हो गया है, या कार्सिनोमा हो गया प्रोस्टेट का जो उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है ना, यूरेथ्रा में स्ट्रक्चर आ गया है, फंक्शनल ब्लैडर नेक ऑब्स्ट्रक्ट हो गया है, ठीक है। इफेक्ट क्या होगा, एक्यूट इरिटेशन हो जाएगा यूरिन का, क्रोनिक हो सकता है, आपका ब्लैडर इम्पेयर हो जाएगा, यूरेमिया दिखेगा, इन्फेक्शन हो सकता है, स्टोन फॉर्मेशन हो सकता है और हेमाचूरिया हो सकता है। आप इसको कैसे करोगे इन्वेस्टिगेट? वही है अल्ट्रासाउंड, RFT कर दोगे, IVU, PSA आदि इन्वेस्टिगेशन चॉइस। मैनेजमेंट कैसे करोगे आप, क्या जो कॉज आ रहा है उसको ठीक करोगे, बस सिस्टोस्कोपी, ब्लैडर नेक इंसिजन, यूरेथ्रोटोमी, TURP एसेट्रा, ठीक है, ये आ गया। फिर कैसे इंपॉर्टेंट है, बस इस चैप्टर इतना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अपन नेक्स्ट वीडियो देखेंगे D पार्ट जो है आपका यूरेथ्रा, ठीक है। थैंक यू।